जापान, 25 सितंबर 1988। जंको फ्रूटा रोज़ की तरह काम करके अपने घर जा रही होती है और रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। वो उनसे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तभी वहाँ से गुज़र रहा था एक लड़का जिसका नाम होता है हिरोशी मियानो। वो जंको फ्रूटा के साथ उसी के स्कूल में उसी के साथ पढ़ता था और वो जंको को इन लड़कों से बचाता है और बचाकर कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और जंको को भी इस वक्त यही लग रहा था कि उसके साथ जाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है और वो दोनों वहाँ से एक साथ चलने लगे। लेकिन जंको उसके बाद कभी भी अपने घर पहुंची ही नहीं और इधर जंको के घर वालों भी बहुत परेशान होने लगे और अगले दिन तक भी जंको अपने घर नहीं पहुंची और वक्त गुजरता जा रहा था। इसी टेंशन में आके उसके घर वालों ने जंको फ्रूटा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जब पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन करते करते वो लोग एक व्यक्ति के पास पहुंचे और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति था हिरोशी मियानो, जो जंको के साथ उसके स्कूल में पढ़ता था। और ये वही लड़का था जिसने उस रात जंको फ्रूटा को उन लड़कों से बचाया था जो उसे परेशान कर रहे थे। और लगभग 44 दिन बाद जंको फ्रूटा की बॉडी ब्लू कलर के ड्रम में मिली, जो पूरी तरीके से कंक्रीट से सील थी। और पूछताछ में जो हिरोशी मियानो ने बताया, वो किसी भी इंसान का दिल दहलाने के लिए वो बात काफी थी। क्या था ये पूरा केस, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 18 नवंबर 1971 जापान में एक मिसातो शहर है, वहाँ पर जंको फ्रूटा का जन्म होता है। जंको फ्रूटा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। इस वजह से हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करती थी और क्लास के लोग भी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे और अपने घर वालों की भी बहुत लाडली थी जंको फ्रूटा। मिसातो शहर में ही एक स्कूल था, मिसातो हाई स्कूल। वहीं पर जंको फ्रूटा अपनी हाईएस्ट स्टडीज किया करती थी। स्कूल में भी उसका नाम बहुत अच्छा था। वो कभी भी किसी भी गलत चीज़ों में, नशे वगैरह, ड्रग्स में, जो कि जापान में बहुत ज़्यादा आम तौर पे फेमस है, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जंको फ्रूटा इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा करती थी। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे था। और इसी स्कूल में जंको फ्रूटा के साथ एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम था हिरोशी मियानो। हिरोशी मियानो बचपन से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, टीनेज तक आते आते उसे नशे की लत लग गई और दूसरे स्टूडेंट्स को बुली किया करता था। लोग तो यहाँ तक कहते कि हिरोशी मियानो एक साइकोपैथ था। उसका नेचर बहुत खराब था और हिरोशी जंको फ्रूटा का क्लासमेट था। इस वजह से जंको फ्रूटा भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन वो कभी हिरोशी मियानो से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी कि वो जानती थी उसका नेचर किस तरीके का, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जंको अपनी क्लास की बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, इस वजह से बाकी जो क्लास के लड़के थे उसे अप्रोच किया करते थे और उन्हीं में से एक नाम था हिरोशी मियानो। हिरोशी मियानो भी कई बार जंको फ्रूटा को अप्रोच कर चुका था, लेकिन हर बार जंको ने इसका अप्रोचल रिजेक्ट कर दिया और इस चीज को हिरोशी मियानो ने अपनी इंसल्ट के तौर पे लिया। जंको की पहली प्रायोरिटी उसकी स्टडीज थी, वो इन सब चीजों पे उतना ध्यान वगैरह नहीं दिया करती थी और इस वजह से हिरोशी को लगता था कि जंको बहुत ही घमंडी, एरोगेंट लड़की है और वो इसे सबक सिखाना चाहता था। जंको स्कूल के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। घर से स्कूल, स्कूल से काम, काम से वापस घर। लेकिन 25 नवंबर की रात को जब जंको फ्रूटा शॉप से अपने घर लौट रही होती है 8 साढ़े 8 बजे करीब, तो हिरोशी मियानो भी वहीं कहीं पे आसपास अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होता है। वो लोग किसी लड़की की तलाश में थे, उनके साथ बदतमीजी कर सके या यूं कहा जाए कि उनका कर सके। और तभी वहां से गुजर रही होती है जंको फ्रूटा और इन लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और हिरोशी मियानो अपने दोस्तों से कहता है कि ये वही लड़की है जो बार बार मेरा अप्रोचल रिजेक्ट करती है, इसको बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती पे। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इसके गैंग के बाकी जो लड़के हैं वो जाके जंको फ्रूटा को परेशान करने लगते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं और ये पीछे से आता है जंको फ्रूटा की मदद करने के इरादे से और ये आकर जंको की मदद करता है और उसे बाकी लड़कों से बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जंको इसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे इस वक्त यही सही लगा कि उसने मेरी मदद की है, उसके साथ जाना ही एक सबसे सेफ ऑप्शन होगा इस वक्त, और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल देती है। आगे जाके उन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुनसान होता है। हिरोशी उससे बोलता है कि मुझे बस 2 मिनट देना, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं काम करके अभी जस्ट आता हूँ। लेकिन जंको उस सुनसान जगह पे अकेली रहना नहीं चाहती थी, उसने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और पीछे से वो लड़के भी आ जाते हैं जो जंको फ्रूटा को कुछ वक्त पहले परेशान कर रहे होते हैं। और अब जंको फ्रूटा समझ गई थी कि ये पूरा एक प्लान था मुझे फंसाने के लिए। जंको अब पूरी तरीके से फंस चुकी थी, ये लाचार थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी और ये पांचों लड़कों ने ज़बरदस्ती उस रात 17 साल की जंको फ्रूटा का बार बार किया, उसे मारा पीटा और बार बार पूरी रात वो लोग जंको फ्रूटा का करते रहे। और ये तो बस इस चीज़ की शुरुआत थी, आगे जो होने वाला है वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। अगले दिन सुबह ये लोग जंको फ्रूटा को उस जगह से कहीं और लेके जाते हैं।
वो लोग जहाँ पर थे वो जगह सुनसान तो थी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ का डर था कि वहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है। वो जगह हर तरीके से ओपन थी और इधर जंको के घर वाले भी परेशान हो गए थे कि जंको आखिर गई कहाँ। और अगले दिन जंको के घर वालों ने जंको की गायब होने की पुलिस कंप्लेंट कर दी कि जंको मिसिंग है। पुलिस कंप्लेंट के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है, हर जगह छानबीन करने लगती है, जंको को ढूंढने लगती है। और ये बात कहीं से हिरोशी मियानो को पता चल जाती है कि अगर पुलिस इस तरीके से जंको फूटा को ढूंढती रही तो वो किसी तरीके से मुझ तक भी पहुंच सकती है। पुलिस धीरे धीरे करके हर एक लड़के से पूछताछ करने लगी और उन्हीं लड़कों में से कई लड़के इसके ग्रुप में से भी थे। और ये सब होने के बाद हिरोशी और भी ज्यादा डर गया और उसके बाद हिरोशी ने एक प्लान बनाया जहां पर उसने जंको को बांध कर रखा है। वो वहां जाता है और उसे बहुत मारता पीटता है और वो फोर्स करता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहो कि तुम कहीं बाहर गई हो अपने दोस्तों के साथ घूमने। लेकिन जंको उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। लेकिन हिरोशी इसको और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगा और धमकी देने लगा कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दूंगा। और जंको इसकी हर बात से वाकिफ थी कि मतलब ये कितना खतरनाक है और डर कर उसने इसकी बात मान ली। और फिर जंको अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई हूँ। और पता नहीं कैसे किसी तरीके से इसके पेरेंट्स भी इसकी बात को मान लेते हैं कि मतलब वो हाँ सच में कहीं घूमने गई। पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं। जंको को इस ग्रुप के एक लड़के के घर पे रखा था जिसके पेरेंट्स ज्यादातर बाहर रहते थे। उसके पेरेंट्स अगर कभी घर आते भी थे तो वो लोग इसे उस घर के बेसमेंट पे कैद करके रखते थे और ये सिलसिला चलता रहा। उस ग्रुप के हर एक मेंबर ने लगभग 100 से भी ज्यादा लोग जंको का 500 से भी ज्यादा कर चुके थे और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। और उस बीच कई मौके ऐसे भी आए जब जंको वहां से बचकर निकल सकती थी। एक बार हिरोशी और उसकी गैंग वाले नशे करके वहां पर पड़े हुए थे तो जंको को लगा ये अच्छा मौका है अपने घर पे कॉल करने का और सब कुछ बताने का कि वो कहाँ है और किस हालत में है। जैसे जंको अपने घर पे कॉल लगाने लगती है वैसे हिरोशी उसको देख लेता है और वो कॉल कट कर देता है और उसके बाद उसे मारने पीटने लगता है, उसे टॉर्चर करने लगता है। और एक बार किसी बाहर के लड़के ने देख लिया कि इस घर में क्या चल रहा है और जो लड़के के घर पे वो रह रही थी उसके पेरेंट्स को इस लड़के ने सारी बात बताई। लेकिन वो लोग जानते थे कि हिरोशी जिस गैंग में वो गैंग बहुत ही खतरनाक है। अगर इन लोगों ने कुछ भी बाहर जाके किसी को बताया तो ये लोग उन्हें भी मार देंगे। इस वजह से सब कुछ जानने के बावजूद ये लोग खामोश रहे। अगर ये लोग कुछ भी बोलते हिरोशी और उसकी गैंग याकुजा वाले इन लोगों को भी मार डालते। और इन लोगों का टॉर्चर रुका नहीं। जापान की कपकपा देने वाली ठंड में जंको को बिना कपड़ों के बालकनी में सुलाया जाता था। गैंग वालों के सामने उसकी नुमाइश की जाती थी। अगर कोई भी नया बंदा गैंग में आता तो बिना कपड़ों के जंको फूटा को उन लोगों के सामने हाजिर किया जाता, उन लोगों के सामने पेश किया जाता जैसे कि वो कोई चीज़ है। टॉर्चर इस हद तक बढ़ गया था कि ये लोग जंको के प्राइवेट पार्ट्स में बोतल, गर्म बल्ब और सुई वगैरह डाला करते थे। उसके लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के कुछ हिस्सों को काट दिया गया। इस तरीके से वो लोग टॉर्चर करते थे उसे। मोमबत्ती पिघलाकर उसकी आंखों को बंद करके उसकी आंखों के ऊपर डाला जाता था। जिस तरीके से लोग टॉर्चर कर रहे थे तो वो किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता था। ये लोग पूरी तरीके से जानवर थे। उसे खाने में कॉकरोच और पीने में उसका खुद का यूरिन दिया जाता था। ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ की गई है जो कि मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। जंको की बॉडी पर एक ऐसी जगह बची नहीं थी जहाँ पे उसको जख्म नहीं दिया गया हो। जंको को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा था कि एक वक्त ऐसा आया कि जंको को दर्द महसूस होना ही बंद हो गया। ऐसी अधमरी हालत में भी ये लोग जंको से बोलते हैं कि एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गई तो हम तुम्हें जाने देंगे। और ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं और ऐसी कंडीशन में भी जंको फूटा इन लोगों को गेम में हरा देती है। और ये लोग उसको छोड़ने वाले तो थे नहीं। और गेम में हारने के बाद हिरोशी को इतना गुस्सा आता है कि ये जंको फूटा के बॉडी पार्ट्स को जलाने लगता है। और जलाते जलाते एक वक्त ऐसा आया कि जंको की जान निकल जाती है, वो मर जाती है। 44 दिन और टॉर्चर करने के बाद ये लोग जंको फूटा को मार देते हैं। जंको की मौत के बाद ये लोग घबरा जाते हैं। कई घंटों तक जंको की बॉडी उसी फर्श पर वैसे ही पड़ी रही। उसके बाद ये लोग एक ड्रम लाते हैं, ड्रम में जंको की बॉडी को डालते हैं। उसके बाद उसे कंक्रीट से सील कर देते हैं। ये लोग एक गाड़ी में उस ड्रम को डालकर टोक्यो के बाहर एक सुनसान इलाके में उस ड्रम को फेंक देते हैं। और कानों कान किसी को इस चीज़ की खबर नहीं हुई। और 44 दिन तक जंको फूटा गायब थी। अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं था कि जंको फूटा है कहाँ। और वहाँ पर फिर से पुलिस ने एक बार जंको की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जंको का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। और उसके बाद हिरोशी एक और लड़की का करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है और पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देती है। और पुलिस वाले हिरोशी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। और वही पूछताछ करते वक्त पुलिस के साथ उसके मुंह से जंको फूटा के बारे में निकल गया। और जब पुलिस ने सख्ती से जंको फूटा के बारे में हिरोशी से पूछा, उसके बाद पुलिस सच्चाई इसने पुलिस के सामने उगली, बताया कि जंको फूटा की लाश कहाँ है। उसके बाद पुलिस उस जगह पे पहुंचती है। ड्रम से बहुत ही मुश्किल से जंको फूटा की बॉडी निकाली जाती है। उसके बाद जापान में इन 5 लड़कों के खिलाफ केस चलता है। उसका रेप तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन केस इन 5 लड़कों के खिलाफ ही चलता है।
और ये पांचों के पांचों अंडर एज थे, किसी की भी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं थी। जुवेनाइल एक्ट के तहत इनका नाम और तस्वीरें कोर्ट ने पब्लिक करने से मना कर दिया था, लेकिन जापान का एक रिपोर्टर इन सब चीज़ को सुनकर उसका खून खौल गया और वो जानबूझकर उसने इस चीज़ को पब्लिक कर दिया, उन लोगों के नाम और उन लोगों की तस्वीरें पब्लिक कर दिया। उसके बाद जापान में एक केस बहुत ही फेमस हुआ और लोगों के अंदर एक तरीके से गुस्सा भर गया, लेकिन इन लोगों को जिस तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो कभी मिली नहीं और चंको फ्रूटा को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। कुछ समय बाद ये लोग जेल से छूट गए और आज भी ये लोग खुलेआम जापान में घूम रहे हैं।